नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रदेश स्तरीय जन संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने खरक कला स्थित दादी सती जाबदे मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने विधायक बिशंबर बाल्मीकि की उपस्थिति में खरक निवासियों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी और गाँव की 2 पंचायतों को 2 करोड़ 30 लाख रुपये और 4 पंचायतों के लिए 4 करोड़ से अधिक की विकास राशि प्रदान की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता से सीधा संवाद कायम करने के उद्देश्य से भिवानी जिले के खरक गांव से जन संवाद अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठेठ हरियाणवी अंदाज में चारपाइयों व सरकंडों से बने मुड्डों पर बैठकर लोगों से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने गांव खरक के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि की घोषणा करने के साथ साथ कहा कि गाँव की 4 पंचायतों के लिए कुल 4 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जाएगी। गांव के सरपंच सहित आसपास के ग्रामीणों ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान नहरी पानी, जोहड़ सौंदर्यीकरण, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, रेल का गांव में ठहराव सहित विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिन्हें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही समझाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें से 10,000 के लगभग नौकरियां अकेले भिवानी जिले को मिली हैं। खरक की 20,000 की आबादी खरक की है, कड़ंगे की है, सह की है, चांग की है, मालपोस, नीमड़ी, ये गांव खरक कला स्टेशन से लगते हैं। खरक कला का सिर्फ चौतरा माना गया है जी। खरक कला से कलानौर कितनी दूरी है? यहाँ 12 किलोमीटर है जी। स्टेशन है नहीं? खरक कलानौर में स्टेशन है जी। यहाँ है कि नहीं? यहाँ सिर्फ चौतरा बनाया गया है जी। कोई ट्रेन नहीं रुकती यहाँ पर। चंडीगढ़ से आते हैं 11 बजे यहाँ उतरना पड़ता है जी। बहुत परेशानी है। हमने इस सरकार से उम्मीद थी जब से बीजेपी सरकार आएगी। ऐसा हम बात कर रहे हैं भाई रोडवेज में आधा किराया माफ होगा। हाँ, लेकिन पोर्टल से होगा सर। नहीं कोई पोर्टल से नहीं होगा सर। आधार कार्ड पे करवा दो प्लीज। अरे सुनो, अब हमने क्या किया, उन बस वालों को मशीनें दे दी उनको। आपको कुछ नहीं करना, आपने तो अपना कार्ड दिखाना है, वो कार्ड बनेंगे। बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ जी, बाकी बैठ जाओ, सुन लेंगे आपकी बात, सुन लेंगे। हमारी रिक्वेस्ट किया है जी, कार्ड की बजाय आधार कार्ड पे करवा दो तो मेहरबानी कम पढ़े लिखे लोग। नहीं हम सबको कार्ड बना के दे रहे हैं, सबके हाथ में कार्ड होगा, जिनको ये रियायत मिलेगी। और भी बहुत लोगों को मिल रही है। पहले ये 65 साल तक की थी, अब 65 से 60 हो गई। महिलाओं को 60 तक पहले ही मिल रही है। जो दिव्यांग है उनको मिलती है, और भी जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको सबको कैंसर के पीड़ित उनको मिलती है। तो जिसको भी रियायत है उसको कार्ड दे देंगे। उसने कुछ नहीं करना, कार्ड दिखाना, उसने अपनी मशीन में लगाना और आपको आधा किराया दे देंगे। साहब ये कार्रवाई करने की जो ना हमारे थोड़ी सी आपने कुछ नहीं करना, हमने देना कार्ड हम दे देंगे, घर पहुंचा देंगे। महिलाएं तो ओला क्रैक होगी बहुत पहले, जैसे कोरोना ने आदमी के मुंह पर भी ओला ला दिया, पहचाना नहीं जाता आदमी। लेकिन खैर, मोदी जी का इसमें बड़ा प्रताप है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में सबसे गंभीर लिया इस विषय को, और ऐसे कोविड खत्म हो बहुत से काम किए, और न केवल अपने देश में, दुनिया के देशों में भी। और आज कोविड से हम सबसे पहले बचे हैं, बाकी देश अभी बचे नहीं हैं। हमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं दोबारा से फिर ना आ जाए। कहीं दोबारा केस मिलते हैं, सावधानी नहीं छोड़नी। एक छोटी लाइन है कि सावधानी हटी, हाँ, सावधानी नहीं हटानी। तो इसलिए मित्रों, गांव की जहाँ अच्छी बातें सामने हैं, वहां मुझे कुछ ऐसी भी ध्यान में आता है कि बड़े बड़े गांवों का जैसे विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। उसको करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई भी हैं, कुछ जमीन पर उतरी हैं, कुछ अभी और आगे आएंगे। कैसे आदमी का जीवन सुखी हो, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपके गांव का तालाब देख के आया, मंदिर है ना कौन सा, तो लेकिन अड़चन क्या है मैं पता कर लूं। नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता, हम भी बात ऐसी कर देते हैं, कोर्ट कचहरी का लटका हुआ मामला, उसको हम कर नहीं सकते। वो तो वहीं जाकर लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़के उसको ठीक करेंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे। एजी साहब को भेज दो सर, भेज देंगे। तो मित्रों, कुल मिला के आज के इस गांव की दौरे में
मुझे लगा कि आपसे सीधी बात करनी चाहिए, वो मैंने की है। हो सकता है कि यहाँ गांव से बाहर के भी कुछ लोग आए हों, कोई बात नहीं, स्वागत है उनका सबका भी। लेकिन अगर कोई बात आपने बतानी है तो सिर्फ जो खरक के चारों पंचायतों के लोग हैं। अरे ये मैं ले लूंगा बात। अरे ये अभी ले लूंगा, मैं ले लूंगा। बैठ जाओ। कागज की बात ना करो, कोई गांव की सांझली बात करनी हो किसी ने तो बताओ। हाँ बोलो। अरे कोडलेस दे दो, कोडलेस है ना? एक मिनट। हेलो ले ताऊ जी कोडलेस लो, बोले लो कोडलेस दूसरा बोलो। अरे ये मत दो, तार वाला मत दो, वो कोडलेस। और वोट भी 10-12 हजार होंगे, 13,000 वोट भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा बड़ा गांव है, एक आगे बढ़ता हुआ गांव है और गांव की ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि भी है। इस गांव का नाम मैंने पता कब सुना था? मैंने सुना था 1963 में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा होता था। उस समय हमारे गांव में एक जलसा हुआ था जनसंघ का, और जनसंघ के जलसे में अपने इस इलाके के जनसंघ के बड़े नेता थे ठाकुर नसीर सिंह, कलिंगे से थे। लेकिन वो कलिंगा, खरक, बामला सब एक ही बैंड मानी जाती थी, और ये कलान और हल्का होता था। उस समय रात के टाइम जलसा हुआ और वहां मंच पर एक रागनी गायक ने एक रागनी गाई। कांग्रेस का निशान होता था 2 बैलों की जोड़ी, और जनसंघ का होता था दीपक। तो गीत क्या था कि 2 बैलों की जोड़ी भी छोड़ गयो रे, दीपक लेके ढूंढो किधर गयो रे। ये 1963 की बात है। तो मित्रों, ये गांव के जो लोग हैं बड़े जानदार जीवट वाले हैं, कर्मशील हैं, मेहनत करते हैं। बड़े बड़े गांव का जो आपसी भाईचारा, सद्भावना, वो इस यहाँ से मिलती है, देखते हैं। फिर भी हर एक जो सरकार आती है वो विचार हमेशा करती है कि जनता के बीच में जाके बात सुनो। इस 5 साल के कार्यकाल का जो 2 साल पहले थे वो हमारे खराब हो गए एक तरह के। क्यों खराब हुए मालूम है? हो कभी पैसे की कमी तो नहीं आई? कभी नहीं आई ना। कुछ पिछले पैसे बचा के भी रखे होंगे पंचायतों ने, बता दो। भिवानी नगर पालिका का हिसाब लेके आया, भिवानी जाके शाम को बात करूंगा। 48 करोड़ रुपया बैंकों में अभी भी जमा है। 22 करोड़ तो डिग्गी क्या है? डिग्गी क्या है? खैर कुल मिला के जो सारी बातें जो मुझे जानकारी थी, हाँ एक चीज और मुझे बताई है, हमने जो पिछले जो 8 साल में नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी हैं पक्की। भिवानी जिले में ही 10,000 से ऊपर है, जिसमें से इस गांव में 40 नौकरी है। केवल ये खरकला की है, खरकला की है। तो मैं कह रहा हूँ 2 ही पंचायत का हिसाब है अभी। तो उसमें मेरे पास रिकॉर्ड 40 का, लेकिन हो सकता है मैंने बताया अभी 2 गांव का रिकॉर्ड निकलेगा तो वो 40 की 70 भी हो सकती है। तो और किसी का कोई आना लगा हो तो मुझे यहाँ खड़े होकर बता दो इसका 1 पैसा लगा है? आप नौकरी में लगे हैं? अरे भाई क्या करें, वो तो हमने ज्वाइनिंग शुरू करा दी थी, 3,000 होते ही फिर आप ही में से पहुंच गया कोई ना कोई। आप ही के साथी हैं जो कोर्ट में जा खड़े हो जाते हैं। सरकार ने सर पढ़ना लिखाना सिखाए हैं, इसी सरकार ने नौकरी दी है सर। बस थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। हमने तो 3,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे सुनो मैं सुन लेने दो, मुझे पता है सारा मामला। 3,000 ज्वाइन हो गए ना? अरे 5 में से 3 हो गए ना? 3,087 हो गए सर। हो गए ना? बाकी जो 2,000 बच्चे हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। 2400 ITI के भी 17-18 ट्रेड थे, जिसमें से अब 4-5 ट्रेड ही बचे, बाकी सारे हो गए। ITI नहीं बचे हुए हैं, लेकिन ट्रेड कितने थे ITI के? 90 में से कितने ट्रेड के हो गए? हो गए ना? तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं तो अभी कह दूं 5 मिनट में कराऊं, फोन भी करो।
मेरे कहने से अगर होती हो रुकती हो तो ये तो मुझे नहीं हो सकता कि मैं ज्वाइनिंग नहीं कराऊं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जन संवाद कार्यक्रम मेरे अपने पैतृक गांव से और यहाँ दादी सती जाबदे बाबा रणपत मानधाता के यहाँ जो हमारे एक आस्था के केंद्र हैं वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। दूसरा, यहाँ जो जनसंवाद रहेगा इसमें लोगों की समस्याएं जो भी होंगी मौके पर वो सुनेंगे और उनका निपटान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो इस तरह का कार्यक्रम बनाया ग्रामीण आंचल में। मुझे लग रहा है पहली बार इस तरह से चारपाई बिछा करके बूढ़ा सिस्टम जो है, जो ग्रामीण जो हमारा परिवेश था, जो इन चीज़ों को शुरू से ही पसंद करता है, उसी के लिहाज से ये कार्यक्रम आज रखा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज गांव के जो हमारे ग्रामीण जो हैं उनसे सबसे रूबरू होंगे। अगर गांव की कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान भी वो तुरंत करवाने का प्रयास करेंगे करने का। तो इस तरह का एक बेहतरीन कार्यक्रम जो बहुत पहले से ही शायद इनके मुख्यमंत्री जी के जहन में था और जिसको आज धरातल पर उतारा गया है। स्थानीय बीटीएम चौक पर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में वॉक्सी साइंस कंपटीशन एकेडमी के पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकेडमी संचालक आशीष के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के रेंजर जयपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों को एकेडमी के संचालकों द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अतिथियों के रूप में आए हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। हरियाणवी सॉन्ग्स पर छात्राओं ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति दी। वहीं तोसाम क्षेत्र के रेंजर जयपाल सिंह ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से वॉक्सी एकेडमी भिवानी में बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कार्य कर रही है, जिसमें अनुभवी स्टाफ द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास भी करवाया जाता है। वहीं एकेडमी के संचालक आशीष ने बताया कि एकेडमी में पारितोषिक वितरण किया गया है। इसमें बच्चों को इनाम देकर जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं उन्हें सम्मानित करते हुए प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं। ये पूरे साल और उसके बाद ये रिजल्ट उनको मिला है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें। तालियां बच्चों के लिए रुकनी ही नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। इसके बाद बहुत ही खुशमिजाज बच्चा है, हंसिए। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको बहुत ही बेहतरीन लड़की और हर क्षेत्र में आगे। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। स्टूडेंट है और बहुत ही होनहार बच्चा है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। हम भी अब है कि हम इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं तालियों के साथ। तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। और टीचर का अत्यधिक सम्मान और बोलने का सहज तरीका, बहुत तेज और जोरदार तालियां। वेरी गुड बेटा। और उत्साहवर्धन बेटा, ये जो मोमेंटो आपको दिया जा रहा है ये आपके परफॉर्मेंस के लिए है, जो आप बेहतरीन मैथ्स के टीचर है सर और बच्चों के साथ जबरदस्त कनेक्टिविटी और इस चीज के लिए तो इनका ज्योति मैम इज ऑल्सो इनवाइटेड बाय मानवी आजेंगी फॉर दिस डांस परफॉर्मेंस। कम ऑन बेटा, बेटा आओ आओ, इसका अप्रिशिएशन की सख्त जरूरत है। वॉक्सी कोचिंग क्लासेस के जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अध्यापक, इनसे बहुत आशा करता हूं, क्योंकि मात्र 3 साल के इन्होंने ही बच्चे आईएससी, आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा दिए हैं। और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं,
बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज हो या किसी सब्जेक्ट विशेष का इनके ऊपर कोई दबाव हो, ये कभी भी अपने घर जाने की जल्दी में नहीं होते हैं, हमेशा क्लासों के अंदर समर्पित रहते हैं। मैं बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ, जब भी इंग्लिश की कोई इनको दिक्कत होती है तो मैं इनको ग्रामर वगैरह कराने के लिए आ जाता हूँ। ऐसे टीचर्स के मैं भविष्य की कामना करता हूँ कि इनके कोचिंग सेंटर काफी अच्छा चले और बच्चे हैं जो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि ये बच्चे भविष्य में भिवानी का, अपने पेरेंट्स का, अपने हरियाणा का, अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। ये वोक्सी साइंस कंपटीशन का जो बच्चों को पारितोषिक वितरण किए गए हैं, और ये वोक्सी कंपटीशन जो किया गया है ये 3 साल से चला रखी है, और यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और आगे भविष्य में भी यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर सीख कर कोटा बाहर जो दिल्ली जाते थे, अब यहाँ एक बहुत अच्छी संस्था वोक्सी नाम से भिवानी में स्थापित है, और आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। किताब के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंड बहुत अच्छा तरीके से दिया जाता है। ये सर जो हमारे नॉन बोर्ड के बच्चे थे, हमने उन बच्चों के लिए एक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे उन बच्चों को उपहार दिए गए, उनका मनोबल बढ़ाया गया। और जैसा आपने भी देखा कि हमारे पेरेंट्स ने आकर बच्चों का खूब सपोर्ट किया। इन्हीं बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि यही बच्चे आगे जाकर नीट, IIT, NDA, IASER या देश की अन्य किसी फील्ड में जाकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे, भिवानी का नाम रोशन करेंगे। और अपनी एकेडमी का तो ये ट्रेंड बन चुका है कि एग्ज़ाम कोई भी हो हमारे सिलेक्शन जरूर होते हैं, और पिछले 2 वर्षों से भिवानी हलचल से हम जुड़े भी हुए और आप देख भी रहे हैं, हर न्यूज़ में आप लोग आते भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे किसी फील्ड में सिलेक्ट होते हैं। तो इस विषय पे हमने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया और बच्चों को सम्मानित किया। मेरा नाम अक्षिता है और मैं कक्षा 11th में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है। जो मुझे खुशी हो रही है वो मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो हमारे टीचर्स हैं वो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको डांटते भी हैं लेकिन मजाक भी उसके साथ बहुत करते हैं। मतलब पढ़ाई को बिल्कुल आसान, बिल्कुल हल्का बना रखा है उन्होंने। मतलब किसी भी तरह का कोई भी बोझ नहीं है बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर। मेरा नाम आकांक्षा है और मेरी कक्षा 9वीं में मैंने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस एकेडमी में आने के बाद मुझे लगा कि पढ़ाई करने में भी वो मज़ा है जो हम खेल कूद में ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है और पढ़ाई से हम दूर भागने लग जाते हैं। पर एकेडमी के अंदर जब से मैंने एडमिशन लिया है, मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ भी मुझे वो सब चीज़ें हासिल हो रही हैं जो मुझे खेल कूद में नहीं होती थी पहले। करीब 39 वर्षों तक CRPF में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा करने के उपरांत गांव तिगड़ाना निवासी जय भगवान चौहान उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो गई। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भिवानी पहुंचने पर रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रधान सुरेश सैनी व हरिओम चौहान इत्यादि के द्वारा उसे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जय भगवान चौहान ने वर्ष 1984 में नौकरी ज्वाइन की थी और 38 वर्ष और 10 माह की सफल सर्विस के बाद अब वे उप निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जय भगवान चौहान एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी रहे हैं, जिनका कार्यकाल हमेशा याद रखा जाएगा। हरिओम चौहान और सुरेश सैनी ने कहा कि जय भगवान हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर और समय के पाबंद रहे हैं, जिनके लिए उनकी ड्यूटी ही प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि जय भगवान अन्य कर्मचारियों के लिए एक मिसाल हैं। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारी जय भगवान ने स्वयं भी कहा कि वे बहुत खुश हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके लिए समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा रही थी कि वे सेवा का कार्यकाल खत्म कर समाज सेवा की तरफ बढ़े। अब वे अपनी समाज सेवा करने की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उनका कहना था कि उनका मुख्य उद्देश्य गांव तिगड़ाना का सौंदर्यीकरण कर एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए वे गांव के युवाओं को साथ लेकर जल्द ही अभियान भी शुरू करेंगे। मेरा नाम जय भगवान है। मैं 84 में भर्ती हुआ था मई महीने में, और 31/3/23 को मैं रिटायरमेंट होकर के 38 साल 10 महीने 1 दिन की सेवा पूरी करके ने और घर पर सुरक्षित पहुंच गया हूँ। अभी मैं अपने गांव में जन सेवा में हाथ बटाऊंगा। और मैं CRPF में एक
30/5/84 को भर्ती हुआ था और अपने भिन्न भिन्न इलाकों में ड्यूटी किया, जो कि उग्रवाद से भी काफ़ी लड़ा और इलेक्शन ड्यूटी वगैरह सारी ड्यूटियां निभा करके ने 31/3/23 को आज मैं रिटायर होकर के ने अपने घर पे। आज हमारा भाई जय भगवान सिंह CRP से रिटायर होकर के गांव में पहुंचा है। गांव में पहुंचने पर गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया है और युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि सेना में, पुलिस में, कहीं भी जा करके देश की सेवा करें और अच्छे कामों में हाथ बटाएं। अंकल जी रिटायरमेंट होने के बाद गांववासियों और मेरी संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी ने उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया है। मैं तमाम युवाओं से चाहूँगा कि जिस प्रकार अंकल जी अपनी सेवा पूरी करके घर पे सुरक्षित होते हैं, उसी तरह आप भी युवा साथी सेना में भर्ती हो और हमारे देश का गौरव महसूस करें, क्योंकि सेना ही केवल ऐसी चीज है जिससे हम पूरे देश के अंदर एक गर्व महसूस कर सकते हैं। तो मैं तमाम युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सेना में भर्ती होकर हमारे देश का नाम ऊंचा करें। कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र ग्रह के प्रवेश करने के कारण 3 अप्रैल को हरियाणा व अन्य प्रदेशों में छाई रहेगी सावन जैसी काली घटाएं। भारी वर्षा के बन रहे हैं योग। यह कहना है जाने माने ज्योतिषाचार्य व ग्रह चाल विशेषज्ञ पंडित कृष्ण कुमार नावा का। वहीं उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को चैत्र मास के समापन पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन अमावस्या को फिर से मौसम के खराब होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। चैत्र मास में मौसम के उतार चढ़ाव के चलते किसानों को अपनी फसलों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस विषय को लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य और ग्रह चाल विशेषज्ञ पंडित कृष्ण कुमार नावा का कहना था कि कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र ग्रह के आने से 3 अप्रैल को हरियाणा और आसपास के अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा के योग बन रहे हैं। आसमान में काली घटाएं छाई रहेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि शुक्र ग्रह का प्रभाव 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक रहेगा। हालांकि चैत्र मास 6 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन शुक्र ग्रह का प्रभाव जारी रहेगा। इसके बाद प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा और फिर आगामी 20 अप्रैल को अमावस्या के निकट एक बार फिर मौसम खराब होने की संभावना बन सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को प्रदेश में कहीं कहीं उपल वृष्टि भी हो सकती है। इसके लिए किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा चैत्र मास में सावन जैसी घटाओं का आना और बरसना अभी जारी रहेगा। पिछले दिनों से चैत्र मास में बन रहे जल तत्व नक्षत्रों के योग एक से बढ़कर एक श्रृंखलाबद्ध चल रहे हैं। चैत्र मास की समाप्ति 6 अप्रैल को होने जा रही है। उससे पहले इनका प्रभाव अभी बना रहेगा। 3 अप्रैल को मध्याह्न दोपहर में कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र आ रहा है। यह हरियाणा सहित देश के अनेक भागों में मध्यम से भारी वर्षा का योग बना रहा है। कहीं कहीं ओपल वृष्टि भी संभव है। इसी के साथ इसकी एक विशेषता ये रहेगी कि इसका प्रभाव हरियाणा में एक दिन पहले यानी 2 अप्रैल से और 2 दिन बाद तक, यानी यूँ कहें कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक इसका क्रम हरियाणा में जारी रहेगा। यानी हरियाणा में वर्षा के योग 5 अप्रैल तक विद्यमान रहेंगे। 6 के बाद देश के अनेक भागों से बेमौसमी वर्षा का क्रम प्राय रुक जाएगा। इसके बाद आगे 20 अप्रैल को गुरुवार या अमावस्या को अश्विनी नक्षत्र का साथ होने से देश के अनेक भागों में यत्र तत्र सर्वत्र वर्षा के योग बने रहेंगे। पिछले 9 वर्षों से 5 कॉलोनीज के नागरिक तरस रहे हैं पेयजल के लिए। यह कहना है कांग्रेस के युवा नेता अभिजीत लाल सिंह का। रविवार को पेयजल समस्या से त्रस्त राजीव कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, नेताजी नगर, सेशन कॉलोनी और संत रविदास कॉलोनी के नागरिकों ने अभिजीत लाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय सुभाष चंद्र बोस चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके पेयजल आपूर्ति की मांग की। इस मौके पर अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में अमृत जल आपूर्ति योजना का दम भर रही है, परंतु भिवानी में सामान्य जल सप्लाई का भी टोटा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जल को जीवन का आधार माना जाता है, लेकिन पिछले 9 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग जीवन के आधार जल को ही तरस रहे हैं। इन सभी कॉलोनीज का विकास
पिछले 9 वर्षों से हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम लोगों तक पेयजल तो समुचित मात्रा में पहुंचना ही चाहिए ताकि वो अपने कंठ को गीला रख सकें। इस मौके पर युवा किसान नेता प्रीतम शेखावत ने कहा कि वो प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का सही निर्वहन करने वाले अधिकारियों को और कर्मचारियों को यदि वो कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। हमारे राजीव कॉलोनी, नेताजी नगर, रविदास कॉलोनी और तमाम यहाँ पे जो कॉलोनी वासी हैं, वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक एवं माताएं हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस चौक के ऊपर आके जो सरकार है आज जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री भिवानी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्षेत्र की बहुत दिन से पानी की समस्या, गलियों की समस्या जो कि तो बनी हुई है। लगभग यहाँ पे कर्मचारी वर्ग के नौकरी पेशा लोग यहाँ पे रहते हैं। पानी एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है और बहुत दिन से जेई, एक्शन और सभी विभागों के अंदर ये यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक है, जागरूक नागरिक है, बहुत दिन से लगे हुए हैं, पर यहाँ की समस्या जो कि तो बनी हुई है। पीने का पानी इस प्रकार आ रहा है जिस प्रकार से कोई सीवरेज का पानी हुआ। जानूम की जिंदगी जीने के लिए तत्पर है यहाँ के लोग। तो जब गूंगी बहरी सरकार जब नहीं सुनती तो आज हमारा ये प्रदेश के मुखिया आज भिवानी में आ रहे हैं, भिवानी के हालात देखें और जो इस क्षेत्र की मांग है हमारी प्रशासन से, शासन से यही मांगे कि यहाँ की लोगों की मांगे बिजली से आदि गली है, उड़दी है, बीच के अंदर सीवरेज है, उसमें से आज की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। राजीव कॉलोनी के अंदर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और ये लंबे समय से पानी के लिए बड़ी परेशानी हो रही है और इसका टाइम टेबल भी सही नहीं है, रोटेशनल प्रोग्राम इसका नहीं बना हुआ है। मनमर्जी से अपनी जो पानी की जो छोड़ते हैं उसके अंदर भी प्रेशर पूरा नहीं छोड़ता। जुनसी गली में पानी आता है उसमें एक गली में तो 2-2 प्रेशर से, डबल प्रेशर से पानी चलता है और एक गली के अंदर जो है मीडियम प्रेशर जिसे बोलते हैं, जो कि मोटर भी कई घरों की खराब हो चुकी है और बार बार हमारे को पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। राजीव कॉलोनी, नेताजी नगर और सेशन कॉलोनी और सारी कॉलोनियों के आसपास की जो है एक ही लाइन है और इसी में से पार्टीशन जो है पानी की सुविधा दे रखी है, लेकिन पानी जो है बिल्कुल भी नहीं आता और आता है तो गंदा पानी आता है जिससे लोगों को बीमार होने का खतरा बना रहता है। हमारा परेशानी यार ये जी, सारी गली में आधी कॉलोनी तो फिर पानी इधर आधी रहती सही, मारा तो घूट पानी नहीं जाता। 6 महीने हो गए जिस दिन तक चल रहा है ना ये मारे जाड्या हम तो चले जा, गर्मियां मारे जाता ही नहीं है। हम कितने लिया टैंकर आ गई कहा तो जे नु कहता है, कहो उसने, इसने विधायक ने कहो, चेयरमैन ने कहो, इन ने कहो, हम किस किस ने कहेंगे? लुगाई जाएंगे करने पानी आदमी भरा है कि लुगाई भरा है? हमने पानी चाहिए है। उरा देखा बाट 2-2 घंटे मोटर चला दिया, पानी आवा नहीं मारा है। यो खोलन यहाँ है, बोले हमने खोल दिया, बूट पानी नहीं आंदा, आप देख सकते हो ये बात है। और यो पानी वाला तो बिल्कुल नहीं खोलता हमारे कान पानी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भिवानी जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद का विरोध करने के लिए सभी जिलों के सरपंच व किसान नेता एक बार फिर से भिवानी में लामबंद हो गए हैं। रविवार को उन्होंने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया। एकत्रित सरपंचों ने बताया कि अपने अधिकार की मांगों के लिए वो बार बार प्रदेश सरकार को याद दिलाते रहेंगे और प्रदर्शन कर अपना अधिकार मांगते रहेंगे। उनका कहना था कि सरकार भी सरपंचों की एक नहीं सुन रही है और उन पर लगातार अत्याचार ही किए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये सभी सरपंच एकत्रित हुए और हांसी गेट की तरफ जाते हुए प्रशासन ने इन्हें बीच में ही रोका और सभी को बसेज में बैठाकर कहीं ले गए। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि ग्राम बचाओ देहात बचाओ। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे और जहां भी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम रहेंगे वहां सरपंचों का आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि जब तक पंचायती राज एक्ट लागू नहीं हो जाता है तब तक वो आंदोलन करते ही। भिवानी के हुड्डा पार्क में सरपंच एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं भिवानी जिला के और बाहर से भी प्रतिनिधि बाहर के जिलों से भी आए हुए हैं, वो यहाँ पे पधारे हैं अपनी मांगों के लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले जनवरी माह से सरपंचों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पंचकुला तक में, चंडीगढ़ में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सरपंच अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने अधिकारों को रिवाइव करवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, परंतु ये सरकार है कि सरपंचों की एक नहीं सुन रही।
उल्टा सरपंचों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आज इसी क्षोभ में, इसी बात को लेकर सरपंच एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पे साथी हैं इस जिला के, वो सब यहाँ हुड्डा पार्क में पधारे हैं। यहाँ पे आज माननीय खट्टर जी, यहाँ मुख्यमंत्री हरियाणा यहाँ पे पधारे हैं भिवानी में, उनके विरोध में और विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे सारे के सारे साथी पधारे हैं। जी नमस्कार, मैं आशीष गांव कालवास सरपंच जी। आज हम हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए थे। सभी पूरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से सरपंच और अन्य संगठनों के साथी भी हमारे साथ आज आए हैं। और आज 2 तारीख को वो भिवानी जिले में मुख्यमंत्री जी के जो प्रोग्राम है उनका विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन जताने के लिए हम सभी सरपंच यहाँ हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए हैं। 2 दिन पहले राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर घायल अवस्था में मिली बुजुर्ग महिला, जिसका उपचार स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में चल रहा था, उसकी शनिवार शाम को मृत्यु हो गई। वहीं अज्ञात महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शिनाख्त करवाने के लिए उसके शव को 72 घंटे तक शवगृह में रखवा दिया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर घायल अवस्था में पुलिस को मिली। राजकीय पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव को 72 घंटे के लिए रखा गया था, क्योंकि महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला की शिनाख्त के लिए, उसके परिवार को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक किया और अपने प्रयास भी तेज किए ताकि महिला का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। इसीलिए शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रख दिया गया। इस बारे में रेलवे पुलिस इंचार्ज धर्मवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला स्टेशन पर घायल अवस्था में मिली, जिसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों की तलाश काफ़ी की गई, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। इसीलिए डेड बॉडी को शवगृह में रखवा दिया गया है ताकि इसकी पहचान हो सके। इसको एम्बुलेंस के माध्यम से बड़ा इलाज दाखिल भिवानी करवाया गया था और लगातार बीमार रही, अपना कोई बयान नहीं दे पाई और ना ही अपना कोई पता बता पाई। इसका दौरान इलाज आज 2/4/23 को इमरजेंसी विभाग जीएच भिवानी में दिया हो गया है। लाश की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश को शिनाख्त हेतु बेहतर करके सामान्य अस्पताल भिवानी के शवगृह में रखा जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।